नमस्कार। त्रिस्टिक कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज 10th क्लास का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 10th क्लास के मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला चैप्टर है हमारा, लगभग अगर आप देखेंगे तो 10th क्लास के मैथ्स में 15 चैप्टर हैं। ठीक है, उन्हीं चैप्टर्स के बारे में बता रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। जितना मैंने अभी बोर्ड पे कॉपी किया आपको भी करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि कॉपी कब करना है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप समझने पे ध्यान फोकस करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा लगभग परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या ऐसे करके है। ठीक है, दूसरा है बहुपद, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। परिमेय संख्या होगा, मैं जहां तक उम्मीद है, हाँ परिमेय होगा, परिमेय संख्या। अगर नाम गलत होगा तो आप बुक से देख लेंगे एक बार। परिमेय संख्या। दूसरा है हमारा बहुपद। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, तो आप चाहें तो साथ साथ में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। पांचवा है समांतर श्रेणी, जिसको अपनी भाषा में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब पढ़ेंगे तो बताएंगे सारा कुछ। 6 नंबर है हमारा त्रिभुज। 7वां है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। 8वां है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय समीकरण। या फिर ऐसे कहो कि सिर्फ त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग ट्रिगो बोलते हैं, ट्रिगोमेट्री, ट्रिगो। 9वां है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 10वां है वृत्त। 11 है रचना। 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर आयतन वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ आयतन लिख देते हैं, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जहां तक मेरे ये नाम है इसका। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। 14 नंबर है सांख्यिकी। और 15 नंबर है प्रायिकता, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया है 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप कॉपी करिए।
थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बोर्ड पे जो लिखे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं बोल दे रहा हूँ। एक नंबर पे है परिमेय संख्या और 2 नंबर पर है बहुपद। आप देख लीजिए एक बार, कॉपी हो गया होगा। अब आओ इसको समझते हैं, या फिर काम करते हैं, ये जो पहला और दूसरा चैप्टर है इसको हम लास्ट में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला नंबर है परिमेय संख्या और दूसरा है बहुपद। ठीक है, थोड़ा हमें मैथ्स में, अभी मैथ्स का कोई चैप्टर उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि इन चैप्टर्स में क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखो, जब पहला चैप्टर है हमारा परिमेय संख्या है, एक तरह से कहो कि पहला और दूसरा ये एक जैसे हैं, मतलब साथ साथ में, जब पहला पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, ऐसे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम लोग चाहे तो अलग से पढ़ सकते हैं, चौथा भी अलग है, पांचवा भी अलग है, छठा भी अलग है, सातवां भी अलग है, आठवां और नौवां ये कंबाइन है। ये दोनों होंगे तो साथ में, जब त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात, ऐसा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, क्योंकि ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब त्रिकोणमिति पढ़े रहोगे, मतलब 9वां चैप्टर तब समझ में आएगा जब 8वां पढ़े रहोगे। ठीक है, 10वां चैप्टर है हमारा वृत्त, उसके बाद है रचना, उसके बाद है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये अलग है, पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर ऐसे कह दो कि ये दोनों चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ेंगे, 12 और 13। फिर 14 हमारा अलग है, 15 हमारा अलग है। मैंने जैसे किया है एक बार आप खुद से कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं। हो गया होगा। अब देखो, इसमें से कौन सा चैप्टर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में नंबर ज्यादा दिलवाएगा, वो चैप्टर है हमारा ये 8 और 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे इसको रख सकते हैं, फिर सेकंड नंबर पे ये हमारा रचना है, ये जो रचना देख रहे हो ये हमारा सेकंड नंबर पर चैप्टर। उसके बाद सांख्यिकी से क्वेश्चन तो बनते हैं, उसके बाद तुम एपी का रख सकते, द्विघात समीकरण, उसके बाद एपी, उसके बाद त्रिभुज। अब देखो, मैंने लगभग 5 चैप्टर चुने, और ये 5 चैप्टर में हम ये बताना चाह रहे हैं कि चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 3, 4, 5 हमने किया है। त्रिकोणमिति से ही लगभग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के लगभग 15 से 20 नंबर का कलेक्शन है आपका, मतलब 20 से प्लस ही होगा, 20 ही नहीं है। 8वां और 9वां चैप्टर, अगर ये 2 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो लगभग 4 से 5% आपके बढ़ सकते हैं, सिर्फ मैथ्स में बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जो अब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो यही 8 और 9 ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ अब इसको स्टार्ट किया जाता है।
चलिए हम लोग का चैप्टर क्या है? त्रिकोण मिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। अब एक चीज और समझना तुम, ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, आके सिर्फ 10 क्लास में पढ़ रहे हो। मतलब ये जो चैप्टर है 10 क्लास से पहले तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। ठीक है, तो जब ये चैप्टर सा स्टार्ट होगा, जब पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएंगी, शुरू में आएगा, लेकिन अगर धैर्य बना के पढ़ रहे हो, जितना क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं उसको पढ़ रहे हो, जो होमवर्क दिए जा रहे हैं वो बना रहे हो, तो इतना भरोसा मानो कि ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर जो दूसरों के लिए हार्ड हो जाता है, आप लोगों के लिए सबसे मजबूत चैप्टर यही होगा। ठीक है, इसका महत्व मैं बता रहा हूं। अगर तुम 10 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, तो आगे जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड लेंगे 10 क्लास के बाद, मतलब इंटर में, उन लोग के लिए ट्रिगो अगर नहीं पता है, तो समझ लो कि उन लोग का मैथ गोल है पूरा। मतलब ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है 10 क्लास में सिर्फ बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में, और इससे लगभग 4 गुना या 5 गुना उससे अधिक ही कह लो तुम लोग को 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, ये साइंस बैकग्राउंड के लिए है, और जो बच्चे आर्ट्स लेंगे उन लोगों के लिए नहीं है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कैसे पढ़ना है ये समझ लो पहले। सबसे बड़ी बात कि ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा फॉर्मूला पर आधारित है। फॉर्मूला 100% देखोगे तो 100% में लगभग 80% फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला बेस्ड, जिसको हम बोलते हैं सूत्र पर आधारित। और जो 20% चैप्टर है ये हमारा कॉन्सेप्ट पर है, कॉन्सेप्ट पर। मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला क्या कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूं, ये अभी चीजें हो सकता है समझ में ना आए पूरी तरह से, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी मैं ये क्या कह रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर तुम 2 नंबर का क्वेश्चन बना लोगे। 2 नंबर वाले तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे 2 नंबर हो गया, फिर से ऑब्जेक्टिव हो गया, तुम कॉन्सेप्ट वाले से बना लोगे, अच्छे से बना लोगे, ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम 5 नंबर वाले इस चैप्टर से जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बिना फॉर्मूला हो जाए, ठीक है, तो असंभव वाला काम है, बिना फॉर्मूला का तो होगा नहीं। बस इतना समझो कि 12th क्लास का या 11th क्लास का सिर्फ 10% यहाँ पे ट्रिगो पढ़ोगे, ट्रिगोनोमेट्री, और जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा हार्ड लग सकता है शुरू में, लेकिन भरोसा मानो अगर तुम धैर्य बना के, इतना मैं खुद बोल रहा हूं कि चीजें कम समझ में आएंगी शुरू से, लेकिन धैर्य बना के अगर पढ़ते हो तो ये चीजें आसान बन जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज शुरू होता है तो कठिन लगता है, मेरा भी मानना है, लेकिन कुछ दिन पढ़ने के बाद भी कठिन लग रहा है, तब आप में दिक्कत है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये ट्रिगोनोमेट्री तो मैं शुरू करूंगा 0 से, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते ट्रिगो पे, तो आपका पूरा गोल हो जाएगा, पूरी तरह से गोल हो जाएगा, और आगे की एक चीजें भी समझ नहीं आने वाली है। आज की क्लास से लेकर जब 8वां और 9वां चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तक आपको धैर्य बना के रखना है। धैर्य टूटा तो आप पढ़ाई छोड़ो के कहोगे कि ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आ रही है,
और बीच में छोड़े तो समझो तुम्हारा पूरा चैप्टर गया। इसलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूरे चैप्टर में कैसे तुमको पढ़ना है वही बता रहा हूं, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने में क्या चाहिए, धैर्य। कि हाँ आज पहली क्लास समझ में नहीं आया, कम समझ में आया, कोई बात नहीं, हो सकता है अगले क्लास में ज्यादा समझ में आए। पहले क्लास में 100% में पढ़ाऊंगा, 100% में 100% भी समझना है, कोई बात नहीं, 10% ही आ जाए मेरे लिए वही बहुत है। अगर तुम्हें 10% भी चीजें समझ में आ रही है और मैं होमवर्क दूं, क्वेश्चन तुम बना रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सही परसेंट जो तुम्हारा 10% समझ में आया वो 10% कब सही परसेंट बदल जाएगा ये तुमको भी पता नहीं लगेगा। और तुम्हारा धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट जगने लगेगा, बनाने का और मन करेगा, ये चैप्टर बहुत अच्छा लगने लगेगा तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले धैर्य बना के रखना है। तो मैंने कहा कि ये चैप्टर जो है हमारा, इसमें फॉर्मूले भी आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, बहुत। पूरे चैप्टर में 15 गो चैप्टर है, 15 गो चैप्टर में सबसे ज्यादा कोई फॉर्मूला होगा ना तो यही चैप्टर है। और मैं सबसे पहले इसी को स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं पता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं कि तुम, एक तो पहली बात कि तुम जीवन में पहली बार ये पढ़ रहे हो चैप्टर, और सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये कि हमसे पढ़ रहे हो, क्योंकि इससे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को नहीं पढ़ाए होंगे। तो तुम लोग को दोनों चीज देखना है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और हमारी बातों को फोकस भी करना है, ठीक है। ये तो हो गया चैप्टर के बारे में, तुम्हें कैसे पढ़ना है, धैर्य बना के रखना है, होमवर्क दिया जाए तो बनाना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछना है, ठीक है। ये तो हो गया चैप्टर। दूसरी बात हम अपने बारे में बता देते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तुम लोग सोचोगे कि ट्रिगोमेट्री के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत फिर किताब शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, किताब तुम शुरू करवाएंगे ही नहीं। अब तुम सोचोगे कि 10वीं क्लास में है, किताब शुरू नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे, पढ़ाई होगा। इसलिए ना बोले कि हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है, आगे चल के डाउट आए तुम लोगों को, उससे बढ़िया है कि मैं अभी तुम लोग को बता दूं कि हम पढ़ाने कैसे वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कोई टॉपिक मुझे समझाना होता है, जैसे मैं किसी टॉपिक को समझाऊंगा तो सबसे पहले उसके लिए एग्जाम्पल दूंगा। वो एग्जाम्पल हंसने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है तुम उस एग्जाम्पल पे हंसो, मतलब हंसी आए, लेकिन वो वाकई हंसने के लिए एग्जाम्पल नहीं है, वो एग्जाम्पल तुम्हारे अगले टॉपिक में काम करेगा, इसलिए वो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि मेरे एग्जाम्पल पर फोकस रखना है। क्या करना है, एग्जाम्पल जो देंगे हम उस एग्जाम्पल पर फोकस करना है कि वाकई ये एग्जाम्पल समझाया गया। दूसरी बात, जो हम समझा रहे हैं उस टॉपिक पे फोकस करना है। क्या करना है, टॉपिक पे फोकस। सबसे पहली बात तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, किस तरह से समझाना चाह रहा हूं, यही तुमको समझने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे, अच्छे से लग जाएंगे। तब तुम धीरे धीरे समझोगे कि अच्छा ये भैया ये बता रहे हैं, मतलब ये टॉपिक समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिए, ये तुम्हें 4-5 दिन के बाद अनुभव होगा, ठीक है। और बहुत देर के बाद तुम्हें इस बात का अनुभव हो, उसी से बचाने के लिए कि तुम पहले से ही समझो इन सारे टॉपिक्स को, मैं अभी से ही ये बता रहा हूं कि हम पढ़ाते कैसे हैं आखिर। तो मैंने क्या कहा कि एग्जाम्पल देंगे तो मैं सिर्फ हंसने के लिए नहीं दूंगा, टॉपिक को समझाना है इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरी बात, हम जो टॉपिक समझा रहे हैं उस पर फोकस करना है। तीसरी बात, जब हम पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो तो ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या कहा हमने, जब पढ़ा रहे हो तो उस समय ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पढ़ा रहे हो तो हमारे जुबान से
कम टाइम में ज्यादा शब्द निकले, लेकिन कोशिश करेंगे कि आराम से ही लेके चला जाए, क्योंकि ये चैप्टर शुरू में तो मैं धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा, लेकिन जैसे ही इसकी क्लासेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, जैसे 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास हुई, उसके बाद मेरी रफ्तार अलग हो जाती है। धीरे 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 अपनी रफ्तार भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो तुम सोच रहे हो कि अगर मैं पहली क्लास में, चलो कम समझ में आया, चाहे पहली क्लास में होमवर्क दिया गया मैंने बनाया ही नहीं, दूसरी क्लास में पढ़ लेते, दूसरी क्लास में पढ़ोगे मैं सीधी बात कहूंगा कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। तो जब तुम्हारा पिछले क्लास ही कंप्लीट नहीं होगा तो अगला क्लास कंप्लीट नहीं होने वाला है। कर रहे हो तो तुम बेवकूफी कर रहे हो। सबसे पहले जो पहली क्लास कर लिए हो उसको अच्छे से कर लो, अगले क्लास में आओगे तो थोड़ा बहुत बताएंगे कि पहली क्लास में ये चीजें पढ़नी थी, ये हमने पढ़ाया है, और अगले क्लास से ये पढ़ाना है, और हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात सिर्फ मैं मैथ्स के लिए नहीं कह रहा हूं, मैथ्स भी हम ही से पढ़ोगे, फिजिक्स भी हम ही से पढ़ोगे, और जहां तक उम्मीद है कि हिस्ट्री भी हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैथ्स पढ़ाने का तरीका है ये लगभग लगभग फिजिक्स में भी सेम रहेगा और हिस्ट्री में भी सेम रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से मैंने कहा कि धीरे धीरे तो शुरू में चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार आपकी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब आपको फोकस करते हुए चलना है। 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे आराम से पढ़िए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तेजी में भगा दूंगा, पूरी तरह से जल्दी में खत्म करवा दूंगा, ऐसा भी नहीं है। आराम से ही लेके चलेंगे कि आप थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटक रहा है लेकिन आप देख रहे हो तो फोकस हो जाएगा आपका, आप चीजों को पकड़ लेंगे, ठीक है। 2 चीजें तो हम बता ही दिए, तीसरा बता दिए कि धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगी, तो धीरे धीरे हमारे साथ आपको भी रफ्तार अपनी बढ़ानी होगी, होमवर्क दिया जाएगा तो कंप्लीट करते रहना है। अब आ जाते हैं, मैंने कहा कि बुक हम नहीं पढ़ाएंगे शुरू से, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या। सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे, उस टॉपिक को समझाएंगे, उसके बाद उस टॉपिक पे क्वेश्चन देंगे अपने तरफ से, बुक से नहीं, अपने तरफ से क्वेश्चन देंगे, ताकि उस क्वेश्चन को तुम बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी तुम लोग को 10th क्लास में जो पढ़ना है वो एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, और एनसीईआरटी बुक अगर तुमको डायरेक्ट शुरू से ही पढ़ाया जाए तो पूरे चैप्टर में 15 चैप्टर में सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे से समझ में आएंगे, एक 5वां एक 15वां, और हाँ 3-4 चैप्टर्स हैं, जैसे 14 है 15 है 5 हो गया 7 हो गया, क्योंकि उसमें उतने पर्याप्त क्वेश्चन हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर उन सारे चैप्टर को हम बुक से पढ़ाना शुरू कर दें अपने बिना किसी बाहरी क्वेश्चन को दिए हुए, तो इतना भरोसा मानो कि तुम्हें 1% भी समझ नहीं आने वाली है, नहीं समझ आने वाली है, ठीक है। तो मैं जब टॉपिक वो पढ़ाऊंगा तो उस पर अपने से क्वेश्चन दूंगा। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि भैया आज पढ़ा दिए, ये कौन सा प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली पे एक्सरसाइज पे मत जाओ, मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस में रखो। जब ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद फिर से एनसीईआरटी शुरू होगा, मतलब एक तो अपने से पढ़ाएंगे हम, हाँ, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के बुक भी करवाएंगे, मतलब तुम एनसीईआरटी के बुक तो पढ़ोगे ही, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाओगे। और जो बच्चा इन सारी चीजों को कवर करते हुए चल रहा है, इतना भरोसा माने कि उसका मैथ्स में बहुत तो अच्छा नंबर आ जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। 100 नंबर का मैथ्स है, लगभग आपके 95 प्लस आ सकते हैं। हालांकि बनाने वाले तो वो तो बनाने वाले के ऊपर है, हम कितना भी बनवा दें, अगर बनाने वाला अच्छे से बनाए ही ना तो 95 क्या 80 भी ना है, ठीक है। और बच्चा पकड़ ले रहा है, अच्छे से बना ले रहा है, तो 95 क्या 98-99 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आराम से लेके चलूंगा और अच्छे से लेके चलूंगा। आपको फोकस ये भी रखना है कि जिंदगी में पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, इससे पहले किसी क्लास में एक चैप्टर आया ही नहीं है, मतलब ये तुम्हारे लिए नया है, और नया है तो खराब बात नहीं है, नया है तो ये अच्छी बात है,
क्योंकि मैं जब उठाऊंगा कि तो जीरो लेवल से उठाऊंगा, मतलब सबसे नीचे कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर, वहां से लेके तुम्हें एकदम एडवांस तक बताएंगे पूरा, और तुम फोकस करके पढ़ रहे हो तो समझ में आ जाएगी पूरी चीजें। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये चैप्टर अधिकांश सूत्र पर आधारित है, तो इसका मतलब सूत्र तुम्हारा कंठस्थ है तो तुम चैप्टर को समझ लोगे, और सूत्र कंठस्थ नहीं है तो भूल जाओ इस चैप्टर को, अब भूल जाओ 3 से 4% को। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भैया जब मैं 8 और 9 चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दे रहा हूं, तो क्या मेरे 15 चैप्टर में और चैप्टर्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अभी तो मैंने गिनवाया ना किस चैप्टर का किससे संबंध है। 8वां और 9वां एक दूसरे से संबंध है। 9वां चैप्टर तभी बनेगा जब 8वां पढ़े रहोगे। वहीं ले लो तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका संबंध ही नहीं है त्रिको से, तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, लेकिन यह है कि 8 और 9 से जो 3-4% लगभग 15 से 20%, 15 से 20 नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपसे छूट जाएंगे जरूर। और जब ये छूटेगा, ट्रिको अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो अगर आप ये सोचते हैं कि 11th-12th क्लास में जाकर के हम साइंस बैकग्राउंड से मैथ्स हम अच्छे से समझ जाए, तो ये भूल है आपकी। इस चैप्टर जो ट्रिगोमेट्री है, ये सिर्फ आपके 10th क्लास में ही काम नहीं करेगा, 11th में भी करेगा, 12th में भी करेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बातें हो गई इस चैप्टर्स पे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, क्या क्या चैप्टर में हमें पढ़ने के हैं। ध्यान दीजिएगा इस पे, एक सेकेंड। नहीं लिखे होंगे तो आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए, ये जो ट्रिगोमेट्री है, ये शुरू होता है एक त्रिभुज से। कहोगे त्रिभुज से? हाँ बिल्कुल, त्रिभुज। और त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 3 भुजाएं हो, जिसकी 3 भुजाएं हो, और वह आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि त्रिभुज ये 10वीं क्लास से नहीं है, ये 9th, 8th, 7th ये क्लास में भी त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में जानना, जैसे आप इस तरह की आकृति देखे होंगे समोसा के आकार की त्रिभुज, जिसमें एक भुजा ये, कहे ना हम 3 भुजा होती है, 3 भुजा, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, और तीसरी भुजा ये। ठीक है, तो एक भुजा, ये दूसरी भुजा, और ये तीसरी भुजा, 3 भुजाएं हो गई। 3 भुजा है इसलिए इसको त्रिभुज बोल रहे हैं। 4 भुजा होंगे तो इसको चतुर्भुज बोलेंगे। जैसे एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी और ये चौथी। जिसकी 5 भुजाएं उसको पंचभुज बोलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गई? 5 भुजाएं हो गई। अब देखो, हमें ये इनके बारे में नहीं जाना था, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, चतुर्भुज, पंचभुज के बारे में नहीं जानना था, इसको हटा दे रहे हैं हम। तो त्रिभुज जब आप पढ़ेंगे तो त्रिभुज के आप कई प्रकार पढ़े होंगे। भुजा के आधार पर, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु, एक भी भुजा बराबर ना हो विषमबाहु। कोण के आधार पर भी आप कुछ त्रिभुज पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण न्यून कोण हो, उसको न्यून कोण वाला त्रिभुज कह सकते हो। जिसमें वैसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा अधिक, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद एक त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। तो लगभग मैंने 6 त्रिभुज का नाम लिया, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। लगभग मैंने 6 प्रकार के त्रिभुज का नाम लिया। और इन 6 प्रकारों में एक त्रिभुज जिसका नाम है समकोण त्रिभुज,
उसी के विषय में हमें जानना है। इसका मतलब तुम ट्रिगोमेट्री के बारे में तो नहीं पढ़े हो, लेकिन तुम समकोण त्रिभुज के बारे में तो जरूर पढ़े हो। याद करो, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज में, जिसमें कर्ण, आधार, लंब ये होते हैं और जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन से त्रिभुज के बारे में? तो समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसका एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। एक यहाँ पे कोण, एक यहाँ पे, इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी, ठीक है। तो जिसमें देखोगे तो इसको बोलेंगे कि ए कोण ए व कोण सी न्यून कोण है, न्यून कोण है। तुम लोग को लगता होगा कि भैया ऐसे ही लिख रहे होंगे न्यून कोण है। क्वेश्चन जब बोलेगा ना, जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो उसमें बोलेगा ये और ये कोण न्यून कोण है। और न्यून कोण किसे बोलते हैं? जिसका मान, न्यून कोण किसे बोलते हैं? जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। इसका मतलब ये जो दोनों कोण हैं इनका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, जिसका जैसे 50 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, 89 डिग्री हो गया, 8.89, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो ये दोनों न्यून कोण है। और ये बी क्या है? कोण बी समकोण है। और समकोण किसे बोलते हैं भाई? समकोण उसे बोलते हैं जिसका मान 90 डिग्री हो, जिसका मान 90 डिग्री हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का साइन है। 90 डिग्री का साइन कैसे है? इस तरह से लेके ऐसे कर दो, ये 90 डिग्री का चिन्ह है, साइन। तो ए और सी क्या है? रिवीजन करवा रहे हैं, लेकिन ये तुम सोचोगे कि बाहरी ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। चीज फिर से समझा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वही दे रहे हैं हम। आगे टॉपिक में आ रहा है इसीलिए एग्जांपल दे रहे हैं, फालतू का नहीं दे रहे हैं। तो ए और सी को न्यून, ये दोनों न्यून कोण बोलेंगे। क्यों न्यून कोण बोलेंगे? क्योंकि इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम है। और ये जो बी है जहां पे 90 डिग्री बनेगा उसको बोलेंगे कि ये समकोण है। मतलब जिस कोण पे 90 डिग्री बनेगा उसको बोलेंगे कि वो समकोण है, ठीक है। तो इसको कॉपी करो पूरी चीजों को, इसके बाद हम बताते हैं और एक्स्ट्रा इसके बारे में। कॉपी हो गया होगा? आ जाओ। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। तुम कहोगे भैया विषमबाहु, समद्विबाहु वो त्रिभुज नहीं आएंगे? तो बिल्कुल नहीं आएंगे। 6 त्रिभुजों में सिर्फ एक त्रिभुज पढ़ना है, वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है, इसके अलावा किसी त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। अब देखो इसमें, इस त्रिभुज में क्या जान रहे होंगे आप कि कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। 3 चीजें होती हैं।
कौन कौन सी चीज है? कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, तो आ जाओ लिख देते हैं इसमें कौन कौन सा कौन कर्ण है। तो देखो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने भुजा, देखो इस 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा है, इसलिए क्या है? कर्ण। ठीक है, अब तुम कहोगे कि भैया ये लंब और ये आधार। 9 क्लास तक ठीक था कि ये वाला लंब होता है, ये वाला आधार होता है, लेकिन 10th क्लास में तुम फिक्स हो जाओ उसी पे, ये गलत है। कर्ण अपनी जगह पे फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं। क्यों? कारण जानोगे यहाँ पे, यही तो मैं कह रहा हूँ। 9 क्लास तक तुम्हारा ठीक था कि जो खड़ा है ये लंब है, जो ये वाला है ये आधार है। ठीक है, 9 क्लास तक ठीक है, लेकिन 10th क्लास में ये बदल जाएगा। ये एडवांस आप जानो कि 10th क्लास में लंब और आधार बदल जाते हैं, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। लिख दे रहे हैं इसको नोट करके कि कर्ण का मान, कॉपी कर लेंगे आप भी, अभी नहीं मैं बोलूंगा, कर्ण का मान फिक्स रहता है, परंतु लंब व आधार का मान, लंब व आधार का मान नहीं। अब मैंने ये चीजें क्यों लिखा, थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कर्ण किसको बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। और तुम कहोगे कि लंब और इसको आधार, क्या इसको आधार और इसको लंब नहीं बोल सकते हैं क्या? मतलब तुम्हारे हिसाब से ये लंब है ये आधार है, ठीक है, इस बात सही है आपकी, लेकिन क्या मैं इसको लंब और इसको आधार नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं, लेकिन कब बोलेंगे यही जानना है इस चैप्टर में। अगर ये जान गए ना कि कब किसको लंब बोलेंगे कब किसको आधार बोलेंगे, तो ये चैप्टर ना लगभग 2 से 3 क्लासेस तक तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। बस इतना जानते हो कि किसको लंब बोलेंगे किसको आधार बोलेंगे, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, बस दो ही चीज जानना है, लंब किसको बोलेंगे आधार किसको बोलेंगे, बस पहचानना है। मैं बताऊंगा कैसे पहचानेंगे। तो लंब उसको बोलेंगे जिस कोण के विषय में पूछा जाए, जिस कोण के विषय में पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा क्या है हमारा? लंब। आधार किसको बोलेंगे? कर्ण व लंब को छोड़कर, ये किताबों में नहीं मिलेगा तुम्हें, हमें बताना है। लगभग कई 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की इसी में से दिक्कत आ रही है कि किसको लंब किसको आधार जानना है। हम बताने को तो बता देते हैं, लिखवाते नहीं है, इसलिए इस बार से लिखवा रहे हैं कि किसको लंब बोलेंगे किसको आधार बोलेंगे। तो कर्ण व लंब को छोड़कर जो भुजा बच गई वो आधार है, वो आधार है। तीनों चीजों को जान गए। कॉपी करो पहले इसको, इसके बाद इसको बताते हैं हम। हो गया होगा कॉपी? आ जाओ,
अब इसमें जानते हैं कैसे, कब कौन लंब कौन आधार होगा। कुछ फिगर बना देते हैं हम। ए, बी और सी। कोण ए के लिए और कोण बी के लिए क्यू आर। कोण एक्स के लिए और कोण जेड के लिए। ये जेड है। 3 क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे, आपको नहीं बनाना है। पहला क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे, दूसरे क्वेश्चन से आपको सोचना है, और तीसरे क्वेश्चन से आप ही को सोचना है। मतलब करेंगे हम, पहला क्वेश्चन हम पहले प्योरली हम बताएंगे, दूसरे क्वेश्चन में हम भी बताएंगे, आपको भी सोचना है, और तीसरे क्वेश्चन में पूरी तरह से आपको सोचना है, बनाना नहीं है, सोचना है बस। चौथे पांचवे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको बनाने हैं। अब रही बात कि तुम सोचोगे कि भैया जितने भी त्रिभुज दिए जाएंगे उसमें ऐसे बार बार लिखना होगा क्या हमें? मैं कह नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अभी समझना है ना भाई। अभी पहले तुम समझो, जैसे 1-2 क्लास होगा ना तो तुमको अपने आप ये लिखना, ये चीजें लिखने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक वो तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय। देखिए अभी समझना है तो लिखना तो पड़ेगा ही ना, जाहिर सी बात है। थोड़ा फोकस करोगे बोर्ड पे तो मैंने इस त्रिभुज में देखोगे तो ए बी सी है, तो देखोगे तो ए और बी जिसको मैंने न्यून कोण कहा था, पीछे त्रिभुज मैंने न्यून कोण बताया ना, तो ए और बी जो न्यून कोण है, ए और बी सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए निकाल रहे हैं। क्या क्या? कर्ण, कर्ण, आधार और लंब, इन तीनों का मान। इसको भी बांट दे रहे हैं ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, या फिर छोड़ो बार बार ही लिख लेते हैं, वो ठीक रहेगा। कोण ए के लिए कर्ण, आधार और लंब। कर्ण, आधार और लंब। अब इसको बनाते हैं। देखो, हाँ मैं क्या कह रहा था कि जो ए और बी जो न्यून कोण है, मैंने सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए, ए और बी के लिए ही बोला, मैंने सी के लिए क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि सी के लिए सिर्फ एक ही चीज निकल सकता है, क्या? तो कर्ण। कर्ण की मैंने क्या कहा? कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सिर्फ कर्ण होती है। तो ये बताओ 90 डिग्री ये है सी, तो इसके जस्ट सामने ये वाली कौन सी भुजा है? ये कौन है? ये 90 डिग्री के सामने ये कौन है? कर्ण है, कर्ण। ठीक है, और दिक्कत ना हो इसी त्रिभुज को फिर से यहाँ पे भी बना देते हैं। ए बी सी, तो अभी भी देखोगे तो ये सी के सामने कौन है? कर्ण। ठीक है,
यहाँ पे देख लो कैसे कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो यहाँ पर ए के लिए कर्ण कौन होगा? मैंने कहा ना कि कर्ण फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, तो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। कर्ण कौन है? ए बी। और यहाँ पे भी कर्ण कौन है? ए बी। लेकिन इस त्रिभुज में देखोगे तो मैंने कोण ए के लिए बात की है, मतलब ए ये है, देखो ए, तो ए है तो इसके जस्ट सामने एक तीर खींच दो, खींच दिया, ठीक है। तो देखोगे तो ये कर्ण के सामने ये वाली भुजा आ गई और एक कर्ण हो गई, ठीक है। तो जिस कोण के विषय में पूछा जा रहा है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। ध्यान से सुनना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो 90 डिग्री और कर्ण को हटा दो तो त्रिभुज में क्या बच गए? दो, लंब और आधार। मैंने कहा कि लंब और आधार का मान बदलता रहता है, तो कब किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे? क्योंकि इसको लंब भी बोल सकते हैं, इसको आधार भी बोल सकते हैं, इसको लंब भी बोल सकते हैं, इसको आधार भी बोल सकते हैं। तो इसको लंब कब बोलेंगे, इसको आधार कब बोलेंगे, और इसको लंब कब बोलेंगे और इसको आधार कब बोलेंगे, यही बात फोकस करना है। और यही बताने के लिए मैं इस एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि जिस कोण के लिए तुमको पूछा जाए उस कोण के सामने वाली भुजा, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। अब कर्ण तो तुम्हारा फिक्स है, तो कर्ण फिक्स हो ही गया, लंब निकल ही गया, तो बच के गया आधार, ठीक है। तो ए के लिए ए के सामने कौन सी भुजा है? बीसी। तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा? लंब। कहोगे हैं भैया लंब तो ये होता है ना, यही तो मैं समझा रहा हूं ना कि लंब और आधार का मान बदल जाता है। वो लंब और आधार का मान कोण पे डिपेंड करने लगता है कि किस कोण के लिए बात पूछा जा रहा है, किस एंगल के लिए बात पूछा जा रहा है। जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी, याद रखो। तो ए की बात हो रही थी, तो ए के सामने वाली भुजा बीसी लंब हो गई। तो ये बताओ, ये हो गया लंब, आइए हो गया कर्ण। कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण बदलता नहीं है। तो ये क्या हुआ, मैंने क्या लिखा? आधार के लिए कर्ण व लंब को छोड़कर जो भुजा बच गई वो आधार है। तो कर्ण और लंब को छोड़कर ये बचने वाली भुजा आधार है। किसके लिए? ए के लिए। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, इस त्रिभुज में क्या निकालना है? कोण बी के लिए। तो बी से सीधा कोण एक तीर निकालो, ऐसे निकाल दिए। तो ये बताओ बी के लिए ये क्या है? ये तो बी के लिए ये वाली जो भुजा है ये है लंब। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार। आधार आधार। तो बी के लिए हम निकाल रहे हैं, बी के लिए कर्ण हो गया हमारा ए बी के लिए लंब हो गया एसी, एसी हमारा लंब। एक सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, आधार कौन सा है? एसी। और आधार कौन है इसके लिए? तो बीसी। देखो मैंने कहा ना कि लंब और आधार का मान बदलता है, ये किस पे डिपेंड करता है? किस कोण के विषय में पूछ रहा है, जिस कोण के विषय में पूछेगा। फोकस, लंब और आधार का मान बदलता है, ठीक है। किस पर बदलता है? जब कोण के विषय में पूछा जाए। जिस कोण के विषय में पूछा जा रहा है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। लंब हो गया, निकल गया। लंब निकालने का क्या तरीका है कि जिस कोण के विषय में पूछा जा रहा है उसके सीधे खींच दो एक तीर, अब वही भुजा हमारी लंब होगी। कर्ण पहचानने का क्या तरीका है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, तो जब तुमको लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, तो 3 गो भुजा है, एगो लंब आधार कर्ण। तो लंब पता चल ही गया, कर्ण पता चल ही गया, तो तीसरा का भुजा आधार हो गया। वही तो मैंने किया। ए के लिए पूछ रहा था तो ए के सामने वाली लंब होगी। तो देखो ए है, ए के सामने वाला कौन है? ये। तो ये हो गया लंब ए के लिए, ये हो गया कर्ण, तो ये क्या हुआ? आधार। लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे बी के लिए बात हो रही थी, तो बी के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, ये आधार। जब लंब पता चल ही गया, कर्ण पता चल ही गया, तो बचने वाला ये आधार हो गया। क्लियर है? आप बता दोगे खुद से? अब सोचना है तुमको बढ़िया से। आओ यहाँ पे कोण पी के लिए एक और इसी का त्रिभुज बना देते हैं ताकि समझ में आएगी चीजें।
पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री चुनना तो बहुत आसान है भाई। देखो 90 डिग्री बस सॉरी कर्ण चुनना तो बहुत आसान है। 90 डिग्री पहचान लो, बस उसके सामने वाला कर्ण है। तो 90 डिग्री के सामने ये हो गया कर्ण। ठीक है, अब खुद से सोचना, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, खुद से सोचना है। किसकी बात हो रही है? कोण P के लिए। हाँ, कोण P के लिए हो रहा है तो P के सीधा सामने खींच दो। कहोगे हाँ भैया खींच दिया, खींचा ही जाएगा। क्यों खींचा जाएगा? लंब पता करने के लिए। तो P के लिए ये वाली भुजा क्या है? P के सामने है ना, तो P के सामने है तो लंब। ठीक है, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो ये वाली भुजा। आधार क्या हो गया? आधार लिख लो अब। तो P के लिए लंब कौन है भाई? तो QR है। QR को लंब कहेंगे, PR को कर्ण कहेंगे और PQ को आधार कहेंगे। क्लियर? अब इस पे चलते हैं। R की बात हो रही है, कोण R की। तो सबसे पहले कर्ण चुनो। 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा। अब चीजें समझ में आ रही होंगी। कर्ण, R की बात हो रही, तो R के सीधे सामने खींच दो, तो ये क्या हुआ? लंब। लंब, ये क्या हुआ? जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचने वाला आधार, ये हमारा आधार। तो लिख दो, लंब कौन है भाई? तो PQ। किसके लिए? R के लिए। आधार QR और कर्ण PR। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि तुम अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं नहीं सोचवाऊंगा, अब तुम खुद सोचो। मैंने कहा ना कि पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा पूरी तरह से, दूसरा क्वेश्चन में मैं ही बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी सोचना है उसमें खुद से। अब क्योंकि यहां से तुम समझ चुके हो कि मुझे क्या सोचना है, इसलिए तुमने यहाँ पे सोचा। अब यहाँ पे अब खुद से सोचना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसी के जैसे एक और बता रहे हैं हम, x y, एक सेकेंड, x y z। कर्ण पहले पहचान लो। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया। ठीक है, x के लिए बात हो रही है, तो लंब कौन सा होगा? आधार कौन सा होगा? और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, इसको कहीं साइड में बनाओ, कॉपी पे अपने आप से, कहीं पेज पीछे पेज पे बनाओ, नाम लिखो, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा। x के लिए बात हो रही है। x 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 2 मिनट का कुछ सेकंड के लिए समय दे रहे हैं, बनाओ इसको। बन गया होगा, आओ मिला लो। किसकी बात हो रही है? x की ना। तो x के सामने कौन है? ये है, तो ये कौन हुआ? लंब हुआ, लंब।
कहोगे भैया देखिए एक्स की बात हो रही है, हाँ एक्स की बात हो रही है, एक्स के सामने वाला लंब। तो जब मुझे लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो बचने वाला आधार। किसके लिए आधार? एक्स के लिए। तो एक्स के लिए लंब कौन सा हुआ? वाई जेड। एक्स के लिए आधार कौन हुआ? तो एक्स वाई। और कर्ण कौन हुआ? तो एक्स जेड। एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं कि ये पूरा बोर्ड कवर हो रहा है ना उसमें, नहीं तो कहीं हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। दिख रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने उधर कुछ लिखा नहीं है, बस एक्स वाई जेड है ये, और कुछ नहीं है। अब आ जाओ, अब जेड की बारी है। तो कहोगे भैया देखिए जेड ये है, कहेंगे हाँ। जेड के सामने वाली भुजा कौन है? लंब है, लंब। और ये आधार, और ये कर्ण। तो लंब कौन हुआ? लंब लिखेंगे एक्स वाई। आधार कौन है? तो वाई जेड। कर्ण कौन है? तो एक्स जेड। ठीक है, तो समझ गए हो? अब इस पे होमवर्क भी दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन पे लंब आधार कर्ण तीनों लिख के लाना है। ठीक है, सबसे पहले इन सारी चीजों को कॉपी करो, कॉपी नहीं किए हो तो। इसके बाद हम दे रहे हैं होमवर्क। कॉपी हो गया होगा? चलो होमवर्क लिखो। पहला है डी ई एफ, और कोण डी के लिए, अगर दिख ना रहा होगा तो ये ऊपर डी है और ये ई है, ये एफ है। तो कोण डी के लिए निकालना है और कोण ई के लिए निकालना है। एफ के लिए नहीं निकलेगा। कोई अगर सोच रहा होगा कि एफ के लिए भी निकाले, तो नहीं निकलेगा, क्योंकि एफ के सामने सिर्फ कर्ण होगा। एफ कौन है? 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री के सामने सिर्फ कर्ण निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। दूसरा, जी एच आई, तो कोण जी के लिए और कोण आई के लिए, यही निकालने हैं सब। लंब आधार कर्ण आपको लिख लेना है, यहाँ पे लंब आधार कर्ण ऐसे लिखना है, इस पर भी। तीसरा, एम एन ओ, तो कोण एम के लिए और कोण एन के लिए, एन है कि ओ है? ओ, कोण ओ के लिए। तो ये होमवर्क है आपका, आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी जानेंगे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय हम लोग आज नहीं देखेंगे, वो जानेंगे कल। उम्मीद करते हैं वो भी आपको पता होगा।
और उसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, क्या चीज, कर्ण स्क्वायर बराबर, लिख ही लो, छोड़ो यहाँ पे लिखवा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और इसका यूज करके हम लोग जानेंगे क्या था पाइथागोरस प्रमेय। इसका फॉर्मूला होता है कि कर्ण एक्स स्क्वायर बराबर लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर। मैंने इस पर आधारित क्वेश्चन में भी पीछे बता चुका हूं बेसिक क्लास में, ठीक है। और बेसिक क्लास में अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो ट्रिगोमेट्री अब आसान होने वाली है। नहीं पढ़े हैं, कहीं डाउट है, जैसे क्या इसमें जानना है बस कि कर्ण और लंब का मान दे देगा, एक सेकेंड, आधार एक्स स्क्वायर होगा ना, आधार एक्स स्क्वायर, कर्ण और लंब का मान दे देगा और आधार का मान पूछ लेगा, लंब और आधार का मान दे देगा, कर्ण का मान पूछ लेगा, मतलब दो का मान देके तीसरा का मान पूछ लेगा, यही तो जानना है बस। और कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आई होगी, इतना मानते हैं कि 100% में नहीं, 100% किसी को नहीं समझ में आया है, 100% में पूरी तरह से ऐसा तो नहीं होगा पूरी तरह से समझ में नहीं आया हो, अगर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, आप समझिए फिर से, मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं आप उसको करिए। और जब क्वेश्चंस आप ईमानदारी से करिएगा, इतना आप खुद पे भरोसा रखिए कि आप सीख जाएंगे ट्रिगोमेट्री। आप यहाँ से समझो ना कि ट्रिगोमेट्री का तुम लोगों ने अभी तक टी भी स्टार्ट नहीं किया है, टी, केवल टी भी स्टार्ट नहीं किया है। ट्रिगोमेट्री होता है ना, TRIGO, तो होता है ना कि हम लोग को पढ़ाई पढ़नी है तो उसके 100% में, मतलब ट्रिगोमेट्री 100% है पूरा भर के, तो उसका लगभग तुमने अभी 2% जाना है, 2%। तुम सोचोगे कि एक क्लास सिर्फ 2% के लिए हुआ, बिल्कुल, लेकिन जब अगली क्लास पढ़ोगे, अगली क्लास या उसके अगली क्लास, दूसरी या तीसरी क्लास, आराम से 10-15-20% तक पहुंच जाओगे। और उसके बाद तुम्हारे लिए ट्रिगोमेट्री ऐसे चुटकी बजाने वाला काम हो जाएगा, समझ में आया। तो होमवर्क मैंने दिया है, होमवर्क ईमानदारी से करिए। अगर आप ईमानदारी से नहीं करते हो, बढ़िया से नहीं पढ़ते हो, तो इतना भरोसा मानो कि अगर ये क्लास मिस कर दिया तुमने तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए और भरोसा लेके चलिए कि आप पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।